जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री, अनलिमिटेड रिसोर्सेस, एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, हैवी बॉम्ब्स, ग्लोबल अलायंसेस, और दूसरी तरफ एक छोटा सा देश, जंगल, लिमिटेड रिसोर्सेस, गोरिल्ला फाइटर्स और पॉलिटिकल विल। फिर भी रिजल्ट क्या निकला? सुपर पावर विड्रॉ करता है और छोटा देश रीयूनिफाई हो जाता है। ये कहानी है वियतनाम वॉर की, लेकिन वियतनाम वॉर को सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट समझना गलती होगी। ये कोल्ड वॉर का साइकोलॉजिकल बैटल ग्राउंड था, ये क्रेडिबिलिटी का टेस्ट था, ये आइडियोलॉजी का क्लैश था, और सबसे इम्पोर्टेंट ये लेसन था कि जियोपॉलिटिक्स में मिसकैलकुलेशन कितना महंगा पड़ सकता है। चलिए इस स्टोरी को शुरू से समझते हैं। वियतनाम 19वीं सेंचुरी से फ्रेंच कॉलोनी था। फ्रांस ने इस रीजन को इंडो चाइना का पार्ट बनाकर रूल किया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, लोकल रिसेंटमेंट बढ़ रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने वियतनाम पर कंट्रोल ले लिया। जब 1945 में जापान हारा, पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ। यही एंट्री होती है हो ची मिन की। हो ची मिन नेशनलिस्ट था, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट थी। हो ची मिन ने वियत मिन मूवमेंट स्टार्ट किया। एम सिंपल था, इंडिपेंडेंस। फ्रांस ने कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की, लेकिन 1954 में दिएन बिएन फू की डिसाइसिव बैटल में फ्रांस को ह्यूमिलेटिंग डिफीट मिली। इस हार ने फ्रेंच कॉलोनियल एरा का एंड कर दिया, लेकिन वियतनाम को कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिली। जिनेवा अकॉर्ड्स के अंडर वियतनाम को टेम्पोररी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। 17th पैरेलल पर नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जिसका नेतृत्व हो ची मिन के हाथ में था। साउथ वियतनाम में एक एंटी कम्युनिस्ट सरकार थी, जिसे अमेरिका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट दे रहा था। प्लान था 1956 में नेशन वाइड इलेक्शंस होंगे और रीयूनिफिकेशन होगी, लेकिन इलेक्शंस कभी हुए ही नहीं, क्योंकि वॉशिंगटन को क्लियर सिग्नल मिल चुका था, अगर इलेक्शंस हुए तो हो ची मिन जीत जाएगा। यहाँ से वियतनाम कोल्ड वॉर का चेसबोर्ड बन गया। 1960s में यूएस पॉलिसी मेकर्स एक थियरी से ऑब्सेस्ड थे, डोमिनो थियरी। आइडिया ये था कि अगर एक कंट्री कम्युनिज्म में शिफ्ट होती है तो उसके नेबर्स भी एक के बाद एक शिफ्ट हो जाएंगे। वियतनाम अगर कम्युनिस्ट बन गया तो लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, फिर पूरा साउथ एशिया आइडियोलॉजिकल शिफ्ट कर सकता है। और ये शिफ्ट रीजनल कंसर्न नहीं था, ये अमेरिका की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन था। कोल्ड वॉर में परसेप्शन पावर का पार्ट होता है। अगर अमेरिका वियतनाम में वीक दिखता तो यूरोप और एशिया के अलाइज का ट्रस्ट हिल सकता था। इसलिए अमेरिका ने साउथ वियतनाम को मिलिट्री एडवाइजर्स, फंडिंग और वेपन्स देना स्टार्ट किया, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही थी। साउथ वियतनाम की गवर्नमेंट करप्ट थी, लोकल सपोर्ट वीक था। वियत कॉन्ग नाम का इंसर्जेंट नेटवर्क साउथ में एक्टिव हो चुका था। फिर 1964 में गल्फ ऑफ टॉनकिन इंसिडेंट हुआ। क्लेम था कि नॉर्थ वियतनामीज पेट्रोल बोट्स ने यूएस शिप्स पर अटैक किया। इस इंसिडेंट के बाद यूएस कांग्रेस ने प्रेसिडेंट को फुल अथॉरिटी दे दी मिलिट्री एक्शन के लिए, और यहाँ से लार्ज स्केल पर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया। 1965 के बाद अमेरिकन कॉम्बैट ट्रूप्स वियतनाम में ओपनली डिप्लॉय होने लगे। पीक पर 5 लाख से ज्यादा यूएस सोल्जर्स वियतनाम में थे। अमेरिका ने एयर सुपीरियोरिटी यूज की, मैसिव बॉम्बिंग कैंपिंग्स लॉन्च हुए, नपाम बॉम्ब्स और एजेंट ऑरेंज जैसे केमिकल स्प्रे यूज किए गए, ताकि जंगल के पेड़ पौधे जल जाए या सूख जाए और फाइटर्स को छुपने की जगह ना मिले। लेकिन प्रॉब्लम बेसिक थी, ये कन्वेंशनल बैटलफील्ड नहीं था। नॉर्थ वियतनामीज आर्मी और वियट कॉन्ग गोरिल्ला टैक्टिक्स यूज करते थे। वो टनल्स बनाते थे, सरप्राइज अटैक्स करते थे, फिर जंगल में डिसअपियर हो जाते थे। लोकल पॉपुलेशन के बीच ब्लेंड हो जाना उनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट था। अमेरिका के पास फायर पावर थी, लेकिन उनके पास क्लियर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और ग्राउंड लेजिटिमेसी नहीं थी। वॉर स्ट्रेच होता गया, कैजुअलिटीज बढ़ने लगे, फाइनेंशियल कॉस्ट एस्केलेट होने लगी, और सबसे डेंजरस, अमेरिकन पब्लिक का पेशेंस टूटने लगा। 1968 वियतनामीज न्यू ईयर टेट फेस्टिवल। इस दौरान नॉर्थ वियतनाम और वियट कॉन्ग ने एक मैसिव कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च किया। 100 से ज्यादा सिटीज और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर साइमल्टेनियस स्ट्राइक्स हुए। मिलिट्री के लेवल पर अमेरिका ने उस अटैक को रोक दिया और वापस कंट्रोल ले लिया, लेकिन नैरेटिव चेंज हो गया। पब्लिक को बताया जा रहा था कि अमेरिका जीत रहा है, लेकिन टेट ऑफेंसिव अटैक ने ये प्रूव कर दिया कि एनिमी अभी भी स्ट्रांग है। टेलीविजन
पर ब्रूटल विजुअल्स आ रहे थे, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में फैल गए। वॉर अब सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का इशू नहीं रहा, ये डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्राइसिस बन गया। प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने री इलेक्शन रेस से अपना नाम वापस ले लिया। यहीं से यूएस लीडरशिप ने सीरियस एग्जिट स्ट्रेटेजी सोचनी शुरू की। नए प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने वियतनामाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। आइडिया ये था कि ग्रेजुअली अमेरिकन ट्रूप्स विड्रॉ किए जाएंगे और साउथ वियतनामीज आर्मी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी। साथ ही नॉर्थ वियतनाम पर हैवी बॉम्बिंग कंटिन्यू रखी गई। 1973 में पेरिस पीस अकॉर्ड्स साइन हुए। अमेरिका ने ऑफिशियल कॉम्बैट रोल खत्म कर दिया, लेकिन साउथ वियतनाम की गवर्नमेंट वीक थी। 1975 में नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस ने फाइनल ऑफेंसिव लॉन्च किया। साइगोन कोलैप्स हो गया। अमेरिकन एम्बेसी से हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशंस की इमेजेस दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट हुई। ये सिर्फ एक सिटी का फॉल नहीं था, ये सुपर पावर की क्रेडिबिलिटी पर डायरेक्ट ब्लो था। वियतनाम रीयूनिफाई हो गया कम्युनिस्ट रूल के अंडर। वियतनाम वॉर ने कोल्ड वॉर को रीडिफाइन कर दिया। अमेरिका को समझ आया कि मिलिट्री डोमिनेंस का मतलब गारंटीड विक्ट्री नहीं होती। पॉलिटिकल विल, लोकल लेजिटिमेसी और पब्लिक ओपिनियन इक्वली पावरफुल फैक्टर होते हैं। ये पहली ऐसी वॉर थी जिसे टीवी पर लगभग हर रोज लाइव कवरेज के साथ दिखाया जा रहा था। पब्लिक परसेप्शन बैटलफील्ड का एक्सटेंशन बन चुका था। इसका इम्पैक्ट बाद में अफगानिस्तान और इराक कॉन्फ्लिक्ट्स में भी दिखा। सोवियत यूनियन ने वियतनाम पर इनडायरेक्ट एडवांटेज लिया, लेकिन 1979 में अफगानिस्तान में वो खुद सिमिलर ट्रैप में फंस गया। वियतनाम वॉर ने प्रॉक्सी वॉर्स का टेम्पलेट सेट किया। इंडिया उस वक्त नॉन अलाइन मूवमेंट का मेजर फेस था। ऑफिशियली इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंस रखा, लेकिन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने एक चीज क्लियरली ऑब्जर्व की, सुपर पावर्स रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने ग्लोबल चेस बोर्ड का पार्ट बना देते हैं। इसलिए इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर एम्फेसिस कंटिन्यू रखा। आज के इंडो पैसिफिक कॉन्टेक्स्ट में वियतनाम एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडिया और वियतनाम डिफेंस कोऑपरेशन एक्सपांड कर चुके हैं। साउथ चाइना सी टेंशंस के कॉन्टेक्स्ट में वियतनाम का रोल और सिग्निफिकेंट हो गया है। हिस्ट्री सिर्फ बीती हुई कहानी नहीं होती, वो फ्यूचर के डिसीजंस को शेप करती है। आज अगर आप यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट देखो, ताइवान स्ट्रेट टेंशंस देखो या वेस्ट एशिया के प्रॉक्सी बैटल्स देखो, एक पैटर्न क्लियर दिखता है। सुपर पावर्स डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं। लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स को लार्जर स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्ट का पार्ट बना दिया जाता है। वियतनाम वॉर ने प्रूव किया कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर पावरफुल होता है। अ स्मॉल नेशन विद पेशेंस, ज्योग्राफी एडवांटेज और आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी एक सुपर पावर को चैलेंज कर सकता है। और सबसे बड़ा लेसन, वॉर शुरू करना रिलेटिवली इजी होता है, एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाना सबसे मुश्किल। वियतनाम वॉर सिर्फ 20 साल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग थी। जियोपॉलिटिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस होता है। मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ पॉलिटिकल विजडम इक्वली जरूरी होता है। अमेरिका ने वियतनाम में ट्रिलियंस स्पेंड किए, लाखों जिंदगियां इम्पैक्ट हुई, लेकिन फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्टेड के अपोजिट निकला। क्योंकि बैटलफील्ड सिर्फ जंगल में नहीं था, बैटलफील्ड पब्लिक ओपिनियन में था, बैटलफील्ड आइडियोलॉजी में था, बैटलफील्ड एंड्योरेंस में था। और शायद इसीलिए वियतनाम वॉर आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि दुनिया चेंज होती रहती है, प्लेयर्स चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, लेकिन पावर पॉलिटिक्स का कोर प्रिंसिपल वही रहता है। जो ग्राउंड रियलिटी को समझने में गलती करता है, हिस्ट्री उसे माफ नहीं करती।